मेरे फैमिली में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं किया। कस्टमर आपको रिजेक्ट करेगा, बट हर रिजेक्शंस में आप कुछ सीखोगे। प्रॉपर्टी सक्सेसफुल बेचने के लिए सबसे इफेक्टिव सेल्स टेक्निक्स कैप डील क्या यूज करता है? महीने में हम लोग 10 फ्लैट बेच देते थे, लगता था बहुत अच्छा है। आज के रेट में महीने में 100 फ्लैट बेचते हैं, लगता है नहीं हुआ यार। क्योंकि आप अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे तो दिस इज नॉट द इंडस्ट्री। जो आज हमको एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, सेम प्रॉब्लम इनके साथ भी। सो कैसे ओवरकम किया जाए? अगर आप ऊपर से देखें तो प्रोसेस कुछ बदला नहीं है, क्योंकि वही घर है, वही कस्टमर है, वही पैसा है, वही डेवलपर है, सब कुछ है। हाँ, तरीका बदल गया है। बिल्डर बोले क्यों बोले? क्योंकि वो बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये उनका एक्सपर्टीज है। कहीं ना कहीं सेल उनका एक्सपर्टीज है नहीं। टाइम देते हो कस्टमर को तो टाइम पे पहुंचो, कस्टमर को खड़ा मत करो। बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा एक राज्य उड़ीसा, जो अपने पन्नों में ढेर सारा इतिहास समेट के बैठा हुआ है, और उसी इतिहास के पन्नों में एक नाम और दर्ज होने वाला था। और इस व्यक्ति ने सन 2000 में अपना करियर स्टार्ट किया एज अ सेल्स पर्सन। समय के साथ कुछ कंपनियां भी बदली, लेकिन अपने सपने नहीं। और 15 साल के सेल्स एक्सपीरियंस और इनकी जिद ने मिलकर बना दिया एक बड़ा साम्राज्य, जिसका नाम है कैप डील, और जिसके फाउंडर एंड सीईओ है मिस्टर शक्ति मिश्रा जी। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट मिस्टर शक्ति मिश्रा जी के साथ, और सीख के जाना किसी भी बिजनेस में सेल्स टीम कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे बिल्ड करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हमारे साथ हैं शक्ति मिश्रा जी। तो सर, सबसे पहला सवाल इस मुद्दे पे कि आपने जॉब छोड़ के कब प्लान किया, कि वो प्लान कैसे आया कि आपको जॉब छोड़ना चाहिए, और क्यों आपने कैप डील स्टार्ट किया? वो क्या चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, और वो एक एंटरप्रेन्योर जो आज हमारे साथ इस इंडस्ट्री में है, वो किस समय प्लान कर सकते हैं कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने का? सो बेसिकली जैसे बोलते हैं ना, लाइफ में सब कुछ प्लान नहीं होता है। सो अगर फ्रैंकली बोलूं तो ये शुरुआती दौर में ये कोई प्लान नहीं था जी। सो लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा मुकाम आया जहां पर कि आई स्टार्टेड ड्रीमिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो एक टाइम था जो जैसे कि मैं 2000 से सन 2000 से 2000 से मैं रियल इस्टेट में था जी। सो आई वॉज वर्किंग एज सेल्स पर्सन इन डिफरेंट कंपनीज। सो उसके बाद 2014-15 तक वैसा ही सिलसिला जारी रहा। बट एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर कि मुझे डिसाइड करना था कि या तो मैं किसी बड़े कंपनी के जॉब में जाके एक एज ए सेल्स पर्सन, एज ए टीम लीडर ज्वाइन करूं, या अपना एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करूं, जो कि फ़िलहाल चल रहा है। सो वहाँ पर मैंने मेरे साथ और 3-4 कलीग मेरे जुड़े, और बाय दैट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था वो लगभग 14-15 साल का एक्सपीरियंस था रियल इस्टेट का। एंड वहाँ पर मुझे लगभग पता चल गया था कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, चाहे वो डेवलपर्स हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं रियल इस्टेट इंडस्ट्री के। सो उस दौरान मुझे ये फील हुआ, आई थॉट कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए जहाँ पर कि मैं ये चीज़ को एड्रेस कर सकूं। और ये चीज़ करने के लिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए भी मेरे पास काफ़ी कलीग्स थे जो कि अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो आप अगर सोचें तो शुरुआत यही रहा, इसी डायरेक्शन में कंपनी आगे चला। सर, तो जो स्टार्टिंग करते वक्त वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इनिशियल चैलेंजेस, जो हर एक एंटरप्रेन्योर को आता है, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? जी, तो सबसे पहला चैलेंज था कि मैं तो एक प्योरली मिडिल क्लास बैकग्राउंड के फैमिली से हूँ, और मेरे फैमिली में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं किया था। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने का जो तजुर्बा नहीं होने के बावजूद किस तरह से इसको किया जा सके, वो भी सक्सेसफुली। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड दूसरा चैलेंज एक था कि कोई भी चीज़ आप नया शुरू करो, आपका अपने आइडेंटिटी जब तक आप नहीं बना पाओगे तब तक आपको स्ट्रगल है जी। जब तक लोग आपको जाने नहीं मार्केट में कि आप हो क्या, आप हो कौन, तब तक यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू विल बी लुकिंग फॉर। सो ये भी एक चैलेंज था। मैं आई थिंक मेरे हिसाब से आगे तो बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं जो बात करेंगे हम लोग आगे चल के, बट जो शुरुआती चैलेंज मैं तो बोलूँगा यही है कि आई डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ बिजनेस बैकग्राउंड जी अर्लियर दैन दैट। एंड उसके सेकेंड था कि एक आइडेंटिटी मिलना भी वो एक चैलेंज था। तो सर, उसको ओवरकम कैसे किया आपने, कि जो स्टार्टिंग के स्ट्रगल हैं, जो आज हमको एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री में एज अ सर्विस प्रोवाइडर आना चाहते हैं जी, तो उसको सेम प्रॉब्लम इनके साथ भी, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, जो आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए सर, ओवरकम करना तो पड़ेगा वो तो, बट जो चीज़ है कि आप जो पूछे कि हाउ डिड आई ओवरकम,
रियल इस्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री होता है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट अगर कुछ चाहिए वो है पेशेंस। जी। क्योंकि आप अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे तो दिस इज़ नॉट द इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को उस लेवल तक जाने के लिए एक समय लगता है। और आजकल के जनरेशन के लोगों के पास थोड़ा पेशेंस कम है। दे हैव टैलेंट, ऑफ कोर्स, नो डाउट, हम लोगों से ज़्यादा टैलेंट है उनके पास, बट अगर आप पेशेंस लेवल की बात करो वो थोड़ा कम है। जी। सो जहाँ तक मेरा तजुर्बा का बात है, जो मैंने कैसे ओवरकम किया, मैंने कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढा है, क्योंकि मुझे जब मैंने अपना कंपनी शुरू किया तब तक मुझे रियल इस्टेट इंडस्ट्री को लेके मतलब लगभग सारी चीज़ें पता हो चुकी थी कि ये किस टाइप का इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्या इश्यूज हैं। 14 साल बहुत बड़ा स्पान होता है। यस, सो मुझे पता था कि यहाँ पर पेशेंस रखना इज फर्स्ट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज़ है कि आपको दूसरों से अपने आप को डिफरेंट साबित करना पड़ता है, कि क्योंकि क्राउड में आप अगर अलग नहीं दिखोगे तो लोग आपको देख नहीं पाएंगे, यू विल बी समवेयर लॉस्ट इन द क्राउड। जी 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 जी। सो उसके लिए आपको अपना एक आइडेंटिटी बनाना पड़ता है, जिसके लिए कि मैंने पर्सनली अपनी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कराने के लिए डिसिप्लिन को ज़्यादा तजुर्बा दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया रादर, एंड द वर्क कल्चर है उसको अच्छा बनाने का कोशिश किया। सो मेरे हिसाब से यही ट्रेडिशनल वेज थे जो कि मुझे हेल्प किया इन अर्ली चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। ग्रेट सर, मतलब यदि भीड़ से अलग कुछ कर सकते हो तभी कुछ भीड़ से अलग आपको मिलेगा। अरे रुको रुको, आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आपको चाइनीज आती है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि कभी सुना नहीं, कभी बोला नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं किया और किसी ने सिखाया ही नहीं। सेम वैसे ही आज सिविल इंजीनियर्स को सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में जाना नहीं, कभी देखा नहीं और कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। सीखना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल बनना चाहते हो, सिविल इंजीनियर्स एज अ एटीट्यूड बिल्ड करना चाहते हो, तो ज्वाइन करो सिविल गुरुजी का ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल, जहां आप सीखोगे कि कैसे आपकी पहली जॉब 20,000 रुपए से ज्यादा की लग सकती है। शेयर करो उन्हें जो आज इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं, और जितने लोग फ्रेशर का टैग लेके घूम रहे हैं एज ए इंजीनियर, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इंडिया के 21 शहर में 15 राज्यों में सिविल गुरुजी अपने 60 डे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है आपको आपकी पहली जॉब दिलाने के लिए, जिसमें आपको आपके ट्रेनिंग का 65% फीस उनके प्लेसमेंट के बाद पे करना है। और जानकारी चाहिए तो कॉल करो 9111001234 पे। चलो शुरू करते हैं फिर से वीडियो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपने इतना शानदार बड़ा किया है कैपडील, तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एक कंपनी को बिल्ड करने में? मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके एक ऑफिस सिलेक्शन तक, वो जो ब्रांड नेम आपने सेलेक्ट किया कैपडील, अपने आप में ही वो आपका पूरा कम्युनिकेशन क्लियर कर दे रहा है। कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप होते हैं इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए? तो देखिए, ऑपरेशनली अगर आप देखोगे तो पहली बात है कि आपको तो विजन मिल गया, तो विजन मिलने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो आज के डेट में बहुत सारे प्रोसेस हैं, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स काफ़ी हो गए हैं। आपका जो प्रोसीड्यूरल पार्ट्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। पहले तो आपको कंपनी को फॉर्मेशन फॉर्म करना है और उसको रजिस्टर कराना है अंडर कंपनीज एक्ट। इसके लिए किससे कनेक्ट करना चाहिए? इसके लिए कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कंपनी सेक्रेटरीज लीगल फर्म्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज जहाँ पर होते हैं, उनके पास आपको सिर्फ पहुँचना होता है। आपको बोलना पड़ता है कि मेरे को एक कंपनी खोलना है, ये डायरेक्टर्स हैं, ये लोग, हम लोग डायरेक्टर होना चाहते हैं, ये बस ये कंपनी का साइज ये है, इतना इतना शेयर्स हैं, वो सब उसका अपना एक प्रोसेस है। बाकी काम वो प्रोफेशनल से खुद ही कर लेते हैं। सो एक बार कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद फिर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है आपको। इन सब, जैसे मैंने बोला ना, इन सब चीज़ों के लिए कंसल्टेंट्स आजकल हो गए हैं। मतलब आजकल बहुत आसान हो गया है वो, कि आप कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं हर चीज़ के लिए। फिर आपको जीएसटी के बाद आपको रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है जी। एंड बिफोर दैट, उससे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको अपना एक ऑफिस खोलना पड़ता है, क्योंकि हर जगह आपको अपने ऑफिस का एड्रेस देना पड़ता है। सो एक ऑफिस खोलना पड़ता है। फिर ऑफिस के बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आया, फिर उसके बाद रेरा रजिस्ट्रेशन आया। रेरा का आजकल मतलब आप कंसल्टेंट्स हैं, बट आप डायरेक्टली खुद ही कर सकते हो, क्योंकि रेरा जो भुवनेश्वर का जो रेरा मतलब डिपार्टमेंट है, वो दे आर वेरी कॉर्डियल, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हो जाता है। हमने तो कभी स्ट्रगल फेस नहीं किया। जितनी बार हमने चाहे पहली बार किया होगा, उसको रिन्यू करना पड़ता है। ये सारे चीज़ हम बहुत आसान से कर लेते हैं। बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है डिपार्टमेंट से। सो मेरे हिसाब से कंपनी शुरू करने के लिए ये होता है, ट्रेड लाइसेंस भी एक होता है, एंड बाकी छोटे छोटे ऑपरेशनली तो बहुत सारे चीज़ आएंगे, बट मेजर आपको एक
कंपनी शुरू करने के लिए ये करना पड़ता है। हमने कंपनी बना ली, लेकिन कंपनी में हमको इनिशियल मेंबर चाहिए, वो कोर पिलर। तो आपने इनिशियल मेंबर को हायर करते समय वो क्या क्वालिटी ढूंढ रहे थे, यार ये मेरा टीम मेंबर होना चाहिए जो रियल पिलर बनेंगे? जी, तो जब मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि हम कंपनी अब करते हैं अपना, सो पहले तो मेरे को काफ़ी हंसी आया, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले बोला कि मैं कभी बिजनेस बैकग्राउंड का था ही नहीं। हाँ जी। सो बट परस्यू करता रहा वो बंदा। वो मेरे लिए सीक्रेट एंजल है, मैं बोलता हूँ जी। कि मैं नेम नहीं ले सकता उसका, बट परस्यू करता रहा। एंड जब मेरे को कन्विंस में हो गया कि चलो ठीक है, करते हैं। लेट मी हैव ए कंपनी ऑफ माई ओन। सो उस वक्त मेरे को सबसे पहले लगा कि मेरा कोर मेंबर, मेरे कोर टीम मेरे को चाहिए, जी। जो कि हर हालत में मेरे साथ हो। मतलब अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, दे विल बी विथ मी। सो उसके लिए मेरे को ढूंढना पड़ा कि हु कैन बी दोज 3, 4, 5 पीपल। सो उसमें मेरे को चाहिए था, एक ट्रस्ट चाहिए था कि मैं पूरा का पूरा उन पे ट्रस्ट कर सकूं, अपने काम पे ध्यान लगा सकूं, ना कि मेरा पैसा किसी ने ले गया, मेरा ट्रांजैक्शन कहीं और चला गया, ये चीज़ों से मेरा ध्यान हटना चाहिए था। तब जाके मैं अपने काम पे फोकस कर पाता। सो इसलिए मैंने काफ़ी फैमिलियर वे में अपने खुद के बंदों को प्लेटफॉर्म में लाया। मैं उसको कोट भी कर सकता हूँ। वहाँ पर मेरे एक कलीग हैं जो बिचिमाला मिश्रा करके हैं। सो शी वॉज माई कलीग इन माई अर्लियर कंपनी जहाँ पर मैं काम करता था। अच्छा। एंड उनसे जब तक हम कंपनी शुरू किया 6-7 साल का एक एक्सपीरियंस हो गया था। अखिल करके एक था लड़का, अखिल देहुरी करके, ही वॉज ऑल्सो माई कलीग इन द सेम कंपनी। सो हमने काफ़ी क्लोजली 6-7 साल काम कर लिए थे। सो एक दूसरे उन लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट था, रेस्पेक्ट था, मेरा उन लोगों के ऊपर भी काफ़ी ट्रस्ट था और काफ़ी अफेक्शन भी था उन लोगों के ऊपर, कि ये रिलेशनशिप उतना था कि हम लोग एक साथ काम कर सकें। बट ये नंबर सफिशिएंट था नहीं। मैंने अपने खुद के ब्रदर इन लॉ, मेरा साला जो होता है, मेरे वाइफ का भाई है, शिवाशीष है, मैंने उसको भी ऑन बोर्ड किया। ही वॉज इन IT इंडस्ट्री अर्लियर देन दैट। एंड मेरा एक भाई है जो यंगेस्ट मेंबर है अपनी टीम का, वो मेरा कज़िन है, आकाश मिश्रा है। ही वॉज ए सिविल इंजीनियर। सो उसको भी मैंने इन्वॉल्व किया। सो इन पांच लोगों ने मिलकर हमने शुरू किया। एंड वी स्टिल कंटिन्यू, वी स्टिल गो टुगेदर वेरी स्ट्रांगली। मुझे नहीं लगता कि हम हमेशा क्यों नहीं रहें। वी विल ऑलवेज बी देयर इन कैपडील। उसके बाद हमने हाल ही में एक काफ़ी हाई प्रोफाइल के जेंटलमैन को हायर किया है, मिस्टर संदीप खंडेलवाल। ही इज़ द 6th मेंबर ऑफ आवर कोर टीम, हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करने में, एंड रियल इस्टेट को लेके भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है। सो लास्ट 1.5 ईयर हो गया वो ज्वाइन किए हैं। एंड जैसा कि मैं बोल रहा था, जब हमने 5 लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद अपना टीम बड़ा होता गया, धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो अगला सवाल मेरा यही है सर कि 5 मेंबर से 100 मेंबर तक आप पिछले 9 साल में पहुंच चुके हैं। तो ग्रोथ अचीवमेंट जो आपने किया है वो कैसी जर्नी होती है कि 5 मेंबर तो आपने फ्रेंड्स फैमिली से हायर कर लिया जिस पे आपको ट्रस्ट था, अब वो 5 से जो 100 हो चुके हैं, वो नए 95 मेंबर, उसमें कैसे आप शॉर्ट फिल्टर लगाते हैं कि यार ये मेंबर मेरा टीम मेंबर होना चाहिए? देखिए सर, जैसे कि आसान तो कुछ होता नहीं लाइफ में, सब कुछ हर जगह एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हमारे इंडस्ट्री स्ट्रगल करता था, अभी भी करता है थोड़ा बहुत, कुछ इश्यूज़ को लेके, ट्रांसपेरेंसीज को लेके, डिसिप्लिन को लेके। सो हमारा फोकस राइट फ्रॉम डे 1 था कि हम अपने प्लेटफॉर्म में उन्हीं लोगों को लाने का कोशिश करेंगे जिनमें कि ये चीज़ होने का चांसेस है। वैसे पता नहीं चलता है, जब आप किसी को हायर करते हो शुरुआत में तो पता नहीं चलता है, बट जब हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, हम ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ों पे देते हैं। वो उनका फैमिलीज़ को लेके हम पूछते हैं कि वो उनके फैमिलीज़ में कौन कौन है, हाउ मच दे नीड द जॉब, उनको जॉब कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो अपने जॉब को पैशनेट वे में करेगा, डेडिकेटेड वे में करेगा, उसको जॉब को समवन हु विल लव हिज जॉब, वो डेफिनेटली जॉब को जस्टिफाई करने में ज़्यादा उसको कोई फिर रोक नहीं सकता। यस जी। सो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं लोगों को लाएं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, और देख के पता चले कि वो बंदा हम्बल बंदा है, जेंटलमैन है, एंड वो लोगों को चीट करने का चांस कम है। सो इन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए। इन्हीं को फोकस करते करते लोग ऑन बोर्ड होते गए। एंड उसमें भी मैं फ्रैंकली बोलूँगा, हम कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे, कहीं कहीं हम मात भी खा गए। एंड बट धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लेवल आने लगा
कि ये पार्ट ऑफ द जॉब है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वही लोग रुकेंगे जो यहाँ रुकने में पैशनेट हैं, उनको लगता है कि वो उनको रुकना चाहिए, हमको भी लगता है कि उनको रोकना चाहिए। बस यही है। तो सर, एक एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस ग्रोथ करता है तो ये ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं कि हायरिंग एक ऑपरेशनल चैलेंजेस है, कि लोग नहीं मिलते सही काम करने वाले, मिलते हैं तो उनको रोक के रखने का ऑपरेशनल चैलेंजेस है कि उनको प्रोडक्टिव और उनको पॉजिटिव एनर्जी के साथ रखना है। मल्टीपल ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं, तो उस ऑपरेशनल चैलेंजेस को कैसे हैंडओवर करते हैं अपनी टीम को? क्योंकि आज बहुत से एंटरप्रेन्योर सारे काम खुद ही करने लग जाते हैं और जाके कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं वो। तो वो अपने कोर वैल्यू पे ही ध्यान दें और बाकियों के लिए टीम को प्रोडक्टिव और मैनेज करने के लिए उस ऑपरेशनल चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया जाए। जी, आपने बिल्कुल सही बोला। मतलब ज़्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं कि खुद ही करे सब। जी, जब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी करता था, आई यूज्ड टू डू दैट, बट उससे काम बनता नहीं है क्योंकि कंपनी आगे नहीं जाता। अगर आप डाउन द लाइन 6-7 साल 8 साल कंपनी चलाने के बाद फिर भी आप घूम के देखते हो कि खुद आप डे 1 पे ही सारे काम खुद कर रहे थे, आज भी खुद ही कर रहे हो, इसका मतलब आपका कंपनी ग्रो नहीं किया है। सो मेरा कोशिश हमेशा यही रहा है कि मैं जो अपनी पहला स्टेप में अपना जो कोर टीम है उनमें यही कल्चर इनकलकेट करूं जो मेरे में है, कि वो लोग भी अपने जगह पे डिसीजन ले सके। हर बंदा अगर एक डिसीजन मेकर ना हो तो ऑपरेशनली आप डेवलप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम गैप रह जाता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए लोग आपके पास वापस आते हैं और आप एक बंदे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक दिन में इतना सारा डिसीजन ले सको, इतना सारा चीज़ कर सको। सो इसीलिए मैंने हमेशा कोशिश किया है मेरे जो फेलो कोर मेंबर्स हैं उनको मैं डिसाइड करने के लिए पूरा खुला हाथ दूँ, पूरा कंप्लीट फ्रीडम दूँ, जो कि काफ़ी हद तक मुझे पर्सनली फील होता है कि मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ जी। एंड जो उनके डाउन लाइन में है, जो मेरा प्योर टीम है, जो असल में एग्जीक्यूट करते हैं हमने हमारे स्ट्रेटजीज़ को, अपने प्लान, हमारे प्लान्स को, जो हमारे गोल को आगे ले जाने के लिए असल में एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पर भी हम हमेशा से मैं यही कोशिश करता हूँ, मेरा जो मैनेजमेंट है, कोर टीम है, वो भी वही कोशिश करते हैं कि लोगों को पूरा अपना काम करने के लिए पूरा फ्रीडम दिया जाए। अगर फ्रीडम नहीं मिलेगा तो लोग फिर वापस आएंगे हमारे पास, एक तो टाइम बहुत लेगा, दूसरा है वो लोग भी ग्रो नहीं कर पाएंगे जी। सो एक तो वो चीज़ है, दूसरा है हम हमेशा इंस्पायर करते हैं कि इंडस्ट्री जिस चीज़ से जूझता है, जो ट्रस्ट लेवल से कस्टमर परेशान होता है, जो ट्रांसपेरेंसी लेवल से डेवलपर परेशान होता है, क्योंकि हमारे यही दो हमारे मेन क्लाइंट्स हैं, एक तो कस्टमर है, एक डेवलपर है। ये लोग जिन चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं उनको कैसे उन चीज़ों से उभरने के लिए हम अपना हाथ बढ़ाएं, इसी डायरेक्शन में हम अपने जो स्टाफ से, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमेशा हम इंस्पायर करते हैं एंड यही हमको हेल्प करता है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। कुछ एंटरप्रेन्योर्स भीड़ में खो जाते हैं, चालू करते हैं एक नए यूनिक यूएसपी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके भीड़ में खो जाते हैं और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ कंपटीशन नहीं है। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में ऐसे क्या इनोवेशंस लाते रहने चाहिए जिससे कि वो हमेशा कंपटीशन से आगे निकलते रहे, जिससे कि वो हमेशा ब्लू ओशियन में स्विम करे, न कि रेड ओशियन में जाल में फंस जाए। जी। सो जैसे मैंने पहले भी बोला कि यू हैव टू बी डिफरेंट इन द क्राउड जी, नहीं तो आप नोटिसेबल नहीं होगे। सो सबसे पहला बात है पूरा का पूरा ट्रेडिशनल तरीका, जो कि थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बताया कि आपको इंडस्ट्री का उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो कि दूसरे नहीं देते हैं, जो कि कस्टमर डिजर्व करता है, जो कि डेवलपर डिजर्व करता है। आज के डेट के कस्टमर को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि मेरा कम से कम टाइम में मेरा काम सही तरीके से हो जाए, हाँ जी, मिनिमम टाइम दूं और पूरा ट्रांसपेरेंट वे में मेरा काम बन जाए, मेरा प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। सो इसके लिए हम लोग वही कोशिश करते हैं कि कस्टमर का ज़्यादा टाइम किल ना हो और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट वे में उसको सर्विस हम प्रोवाइड कर सकें। बहुत सारे सर्विस होते हैं, जैसे कि कस्टमर के पास जाना, सबसे शुरुआती दौर में उसके पास जाके उसको ना कि आप हमेशा अपने ऑफिस में बुलाओ, यू कैन विजिट द कस्टमर टू वेर एवर ही इज कंफर्टेबल। आप उसके ऑफिस में जाओ, उनके घर जाओ, जहाँ भी उनको अच्छा लगता है। कस्टमर पहचानने में और हेल्प मिलेगा। यस ऑफ कोर्स, आपको जैसे बिल्कुल सही बोले, आप कस्टमर के और करीब जा सको, उनको सही तरीके से पहचान सकोगे। एंड उसके बाद आप कस्टमर का बुकिंग हो गया, उसके बाद बुकिंग के बाद रेगुलर अपडेट्स देते रहो कस्टमर को, जो कि लोग करते नहीं है। बुकिंग हो गया, लोग भूल गए, अपना फी ले गए और भूल गए जी। सो आप रेगुलर अपडेट्स देते रहो, उससे क्या होता है ना, आप कस्टमर से कनेक्टेड रहते हो, कस्टमर भी, उसको भी सर्विस मिलता है और
आप भी कनेक्टेड रहते हो। जी दूसरी बात है उसका बीच में जो भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करते जाओ। जी एंड जब हैंड ओवर का टाइम आया, पेमेंट का टाइम आया, बैंक लोन का टाइम आया, हर जगह आप इन्वॉल्व हो। आप इंश्योर करो कि कस्टमर को ज़्यादा टाइम देना ना पड़े, क्योंकि अगर उसको टाइम देना पड़ रहा है ज़्यादा तो आप कहीं ना कहीं आप अपना काम सही नहीं कर रहे हो। यस सो ये एक चीज़ हमने कोशिश किया है कि हम इस मामले में हम दूसरे प्लेयर से कैसे अलग रहें, जी। हटके रहें, जो कि कस्टमर का नोटिस हमारे ऊपर पड़े, वो हम नोटिसेबल हो बाय कस्टमर्स, वो हमारे पास आए दूसरों को छोड़ के। दूसरा है आजकल के डेट में दुनिया बहुत आगे निकल गया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है ओवरऑल सिस्टम का, जी जो कि वही टाइम को कम करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि साइट विजिट्स हो गया, जैसे कि आपका मतलब पहले आपका कस्टमर को आप प्रॉपर्टी डिटेल्स देते हो, पहले हम लोग बुलाते थे, जाते थे, उनको दिखाते थे, हार्ड कॉपीज दिखाते थे, ब्रोशर दिखाते, आजकल सब ऑनलाइन हो Digital जाता हो गया, है। हाँ। फिर कस्टमर को प्रॉपर्टी टूर भी कराते हैं डिजिटली। कहीं कोई बैठा है हज़ारों किलोमीटर दूर, लेकिन हम भुवनेश्वर में बैठ के, रायपुर में बैठ के, रांची में बैठ के, जी। गुड़गांव में बैठ के, जहाँ जहाँ हमने अपना शुरू किया ऑपरेशंस, वहाँ बैठ के प्रॉपर्टी टूर कराते हैं। सो टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं कि किस तरह से डिजिटल पार्ट को हम अपने ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करें, ऑपरेशंस में इन्वॉल्व करो। हमारा एक CRM जो सॉफ्टवेयर है, जो वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर है, सेल्स फोर्स, जी हम उसको यूज़ करते हैं। मार्केटिंग में भी उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। सो इन सारे चीज़ों में हम कोशिश करते हैं कि ऐसे दूसरों से अलग बने, ताकि जो टाइम गैप है वो सबसे मतलब मिनिमम टाइम में हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ग्रेट। ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत जरूरी है। Yes. और कस्टमर का जितना समय बचा के जितना अच्छी क्वालिटी सर्विस दे सकें, बिल्कुल। यही यूनिकनेस है। बिल्कुल। अभी तक हमने टीम बना लिया, हम अपना यूनिक प्रोपोजिशन बना लिए, अब मुद्दा है सेल का। जी तो मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो टिपिकल सेल प्रोसेस है, लीड जनरेशन से लेके डील क्लोज करने तक, ये क्या एक प्रोसेस होता है? देखा जाए तो प्रोसेस जो मैं शुरुआत किया था 2000 में, अभी मैं 2024 पे बैठा हूँ। इट्स 24th ईयर ऑफ माई रियल एस्टेट जर्नी। अगर आप ऊपर से देखें तो प्रोसेस कुछ बदला नहीं है, क्योंकि वही घर है, वही कस्टमर है, वही पैसा है, वही डेवलपर है, सब कुछ है। हाँ, तरीका बदल गया है, तरीका बदल गया है। आज के डेट में स्टेप्स थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि सबको आसान हो। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे हम खुद रियल्टर्स हों, चाहे वो बैंकर्स हों, उनको उनका काम आसान करने के लिए कुछ स्टेप्स ज़्यादा कर दिए गए हैं, सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है कि एक कस्टमर का क्वेरी आता है, हमारा एडवर्टाइजमेंट देख के कस्टमर इंक्वायरी करता है, वो एक लीड हमारे पास आता है। सो हमारा सेल्स का बंदा उस लीड को हैंडल करता है, उसका जो रिक्वायरमेंट को समझता है कि एग्जैक्टली कस्टमर को चाहिए क्या है, कहाँ पर चाहिए, किस टाइप का प्रॉपर्टी चाहिए, किस बजट में चाहिए, सारा चीज़ उसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उससे जो बेस्ट पॉसिबल मैचेस होते हैं प्रॉपर्टीज़ का, वो उनके आगे रखा जाता है कि सर आपके लिए ये प्रॉपर्टीज़ शायद मैच करेंगे आपके रिक्वायरमेंट को बेस करके। जी। सो फिर कस्टमर को जब वो उन 2-3-4 प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करता है, फिर उनको साइट विजिट कराया जाता है। सो हमारे बंदे उनको एकम्पनी करते हैं, डेवलपर के ऑफिस को लेके जाते हैं, वो डेवलपर के जो सेल्स की टीम है, उनका जो सेल्स के बंदे हैं, उनसे मिलाते हैं, फिर जाके साइट विजिट कराते हैं, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सो प्रॉपर्टी 3-4 प्रॉपर्टी साइट विजिट होने के बाद कस्टमर को एक स्पेस देते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा मैं हमेशा बोल के रखता हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट मत करो कस्टमर को, पीछे मत लग जाओ कि उसका दिमाग खराब हो जाए कि थोड़ा टाइम तो मुझे तो, कुछ लोगों के लिए तो इतना बड़ा डिसीजन वो ले रहा है, उसका फैमिली का ओपिनियन चाहिए, वाइफ का ओपिनियन चाहिए, पेरेंट्स का चाहिए, बच्चों का चाहिए, क्योंकि वही लोग तो रहेंगे घर में आके। बंदा जो लेता है सबसे कम टाइम वही रहता है, सबसे ज़्यादा टाइम फैमिली रहती है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनको कुछ स्पेस दो, लेट द कस्टमर कम बैक टू यू, या आप कम बैक करो 3-4 दिन टाइम के बाद। तो उसके बाद कस्टमर को हम जब कम बैक करते हैं या वो हमको कम बैक करता है, तो एक डेफिनेट प्रॉपर्टी के साथ वो हमारे पास आता है कि मेरे को लगता है यही प्रॉपर्टी मुझे लेना है जी। फिर उसके बाद हम उसका यूनिट एलोकेट करते हैं, कौन सा यूनिट लेंगे, प्राइस फाइनलाइजेशन होता है, फिर सब ओके हो गया, उसके बाद फॉर्म भरता है और बुकिंग हो जाता है। बुकिंग होने के बाद कस्टमर को पूछा जाता है आपका फंडिंग कैसे करोगे आप।
बहुत ही कम परसेंटेज लोग होते हैं, मान के चलिए 15%, 20% लोग होते हैं जो कि पूरा का पूरा अपने सेविंग से देते हैं, अपने जो जमा पूंजी है उनका उससे देते हैं। बट मेजर लोग होते हैं जो कि एक हाउसिंग लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं। वहाँ पर भी हमारा रोल है, हम कस्टमर को होम लोन कराने में पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। ग्रेट। जैसे कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म भराने में लोन का जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है उससे मिलाते हैं, फिर वो सारे के सारे फॉर्मेलिटीज़ करता है जी। फिर लोन एप्लीकेशन भर गया, लोन फिर एलिजिबिलिटी चेक हो गया, उसके बाद सैंक्शन हो गया, सैंक्शन होने के बाद टाइम डेवलपर का डिमांड जाता है तो डिसबर्समेंट होता है। सो ये सिलसिला चलता रहता है। घर का एक स्टेज का माइलस्टोन कंप्लीट होता जाता है, डेवलपर कंप्लीट करता है, डिमांड देता है, फिर डिमांड से बैंक डिसबर्समेंट करता है। ये सिलसिला चलता रहता है टिल हैंडिंग ओवर। उसके बाद पोजीशन, रजिस्ट्रेशन, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट हम, जैसे कि मैंने बोला, हम हमेशा कोशिश करते हैं हर स्टेप में हम अपना अब फ्रंट में रहे, हम रहें, इन्वॉल्व रहें, सो दैट कस्टमर को लगे नहीं या डेवलपर को लगे नहीं कि ये लोग हमको आधा अधूरा छोड़ के अपना पैसा निकल गए। जी जी। सो वी स्टे देयर बिफोर द डील, ड्यूरिंग द डील एंड इवन आफ्टर द डील। घर का पूजा करता है ना, हम ब्राह्मण भी हम देते हैं। उस तरह से ले सकते हो। सर अगला सवाल है, बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, वो अपना खुद का सेल भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या कॉमन चैलेंजेस होते हैं जिससे वो उभर नहीं पाते और उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है? देखिए सर, जो आप बोले बिल्डर बोले जी, बिल्डर बोले क्यों बोले? क्योंकि वो बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये उनका एक्सपर्टीज है। हाँ जी। कहीं ना कहीं सेल उनका एक्सपर्टीज है नहीं। हाँ। सो एक क्या होता है ना, आजकल जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसका वॉल्यूम काफ़ी बड़े हो गए हैं जी। सो अगर आप खुद ही के सेल्स टीम से एक्सपेक्ट करो कि वो सारे सेल कर देंगे तो ये जनरली होता नहीं है, क्योंकि वो जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं वो लोग, वो एक जगह बैठ के सेल करते हैं। एंड दूसरी बात है कि आप मतलब एक जो प्योर एक्सपर्टीज होता है एक प्रॉपर्टी सेल करने का, वो हर जगह नहीं मिलता है। एंड आपको एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में फ्लैट्स को बेचना पड़ेगा, अदरवाइज वो फंड्स फ्लो नहीं होगा प्रोजेक्ट में। एंड अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट का टाइम कमिटमेंट आप दिए हो ना, आजकल तो रेरा का भी उसमें सिकंजा है एंड कस्टमर्स भी वरीड हो जाते हैं डिले होता है तो उसको मीट करने के लिए आपको एक सर्टेन वेलोसिटी चाहिए। सो उस वेलोसिटी को अचीव करने के लिए जनरली आजकल डेवलपर्स एग्री कर चुके हैं और वो लोग मान रहे हैं कि हमको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज। सो देयर कम्स आवर रोल। सो दिस इज बेसिकली द रीजन व्हाई डेवलपर्स आर लुकिंग फॉर, कि उनका काम है, कहते हैं ना जिसका काम उसी को भाए, तो ये सर्विस प्रोवाइडर का काम है। बेसिकली उनको अपने काम में फोकस करना होता है एंड वो बोलते हैं हमारा फ्लैट बिकना चाहिए एंड वी नीड टू फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिंग द टावर्स। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है सर कि प्रॉपर्टी सक्सेसफुल बेचने के लिए सबसे इफेक्टिव सेल्स टेक्निक्स कैप डील क्या यूज करता है? तो देखिए रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं, अभी भी इतना सारे इनोवेशंस आ गए हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा ह्यूमन टच को आप अलग नहीं कर सकते हो पूरे सिस्टम से। आप अगर बोलोगे आगे चल के 10 साल के बाद मशीन बैठेंगे सेल्स के बंदे के जगह, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर एक इमोशन वाला बात होता है जी। कोई भी बंदा घर खरीदता है तो उसका कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होता है उस चीज़ से। सो इसीलिए एक तो आपको बेहतरीन तरीके से कस्टमर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको लगे कि आप उसके लिए बेस्ट घर देने के लिए पूरा सारा का सारा इंटरेस्ट शो कर रहे हो। आप पैशनेट हो टू प्रोवाइड ए फ्लैट टू द कस्टमर ऑफ, मतलब उसके चॉइस के फ्लैट देने के लिए। जब तक उसको नहीं लगेगा कि यू आर एज ए सेल्स मैन, यू आर वरीड फॉर हिम, यू आर इंटरेस्टेड फॉर हिम, तब तक वो कनेक्ट नहीं बनेगा। सो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सेल्स के जो बंदे हैं, जो सेल्स पीपल हैं, सेल्स टीम है, उनको इसी तरीके से ट्रेनिंग दे सकें कि वो कस्टमर प्रायोरिटीज़ को सबसे इम्पोर्टेंस दे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। क्योंकि कितने भी आप डिजिटल मेथड्स अप्लाई कर लो, फिर भी मैं बोलूँगा कि यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कस्टमर को लगना चाहिए कि आप उसका जो प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो ये एक तरीका है जो कि हम लोग हमेशा अडॉप्ट करते हैं। दूसरा है, जैसे मैंने बोला, पहले भी बोला, हमने काफ़ी इनोवेटिव तरीके यूज़ किए हैं।
हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किए। कस्टमर आता है तो उसको एक होमली एनवायरनमेंट फील हो अपने ऑफिस में, एंड उसको बेस्ट पॉसिबल वे में हम अपना प्रॉपर्टी डिस्प्ले करवा सकें, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में उसको हम अपना प्रॉपर्टी डिटेल सेंड कर सकें, सो दैट वो पूरा का पूरा 100% वे में प्रॉपर्टी को विजुअलाइज कर सकें। सो ये दीज आर द थिंग्स वी अडॉप्ट। एंड ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं इसको, बाकी लोग भी कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ को जो बेस्ट पॉसिबल तरीके से करे उसको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले। सो हमारा कोशिश है जो इंडस्ट्री के बेस्ट इनोवेशंस है उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम उसको अडॉप्ट कर सकें, सो दैट हमको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट भी मिले। तो सेल्स टेक्निक का जो इसके बाद भी इतने अच्छे प्रोसेस को एक्सेप्ट और एग्जीक्यूट करने के बाद भी कुछ रिजेक्शन और ऑब्जेक्शंस आते हैं क्लाइंट से, जो पोटेंशियल क्लाइंट है, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, रिजेक्शंस तो हर जगह होते हैं, नॉट ओनली इन आवर इंडस्ट्री, इन ऑल इंडस्ट्री। रिजेक्शंस को आप किस तरह से एक्सेप्ट करें वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक तो आप बोलोगे यार कस्टमर ही ख़राब था या डेवलपर ही ख़राब था, ये एक तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका है आपको सोचना है कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, कुछ अपने तरीके को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। सो वो लेसन है, वो लेसन आप अगर लेते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सुबह अपने बेटे को भी यही बोल रहा था, एक मतलब कोइंसिडेंस यार, सुबह बात जिससे मेरा एक कोऑर्डिनेशन कुछ बातचीत हो रहा था, मैंने उसको बोला सबसे बेस्ट वे होता है लाइफ में आगे जाने का कि आप अपनी गलती मान लो और उससे एक लेसन लो एंड उस गलती को दोहराओ मत। सो हमने भी अपने कंपनी लेवल में भी यही किया है। मैं हमेशा अपने कोर टीम को, अपने डाउनलाइन जो भी हम मेरे कलीग्स हैं कंपनी में, सो उनको मैं हमेशा यही समझाता हूँ, कहीं कुछ रिजेक्शंस आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं, कहीं ऑब्जेक्शंस आते हैं, चाहे वो अपने क्लाइंट से हो, अपने कस्टमर से हो, अपने डेवलपर से हो, उसको पॉजिटिवली लो। कहीं ना कहीं आप सोचो कि आप शायद और बेहतर कर सकते थे जो कि कर नहीं पाए। सो अगर आप उस चीज़ को उसी कस्टमर के साथ, उसी डेवलपर के साथ आगे चल के यूज़ करोगे, डेफिनेटली वो जो रिजेक्शन है वो एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा, पोटेंशियल नेक्स्ट क्लाइंट बन सकता है। यस, एब्सोल्युटली। सर, इस प्रोसेस में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अनएथिकल प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा है जी, और कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं। मैं अपनी एग्जांपल बताता हूँ सर। करीब हो गए 1 साल से ज़्यादा, मैं अपने चाचा जी के साथ एक प्रॉपर्टी विजिट करने गया था। जो सेल्स पर्सन था उसने प्रॉपर्टी बताया कि सर 95 लाख रुपए पिछले 6 महीने से बेच रहे थे, लेकिन कम किए हैं इस शॉर्ट पीरियड के लिए। दिवाली ऑफर आया है, 10 लाख रुपए कम किया है पार्टी ने, 85 में डील डन कर सकते हैं। तो चाचा जी एक्सेप्ट किए, ठीक है यार एक बार घर वालों को दिखाता हूँ। एक दिन बाद हम चाची जी के साथ, उनके बच्चे, मैं, हम चारों गए साथ में। हमने दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे, मतलब टाउनशिप के अंदर गए हम, तो हमको वो प्रॉपर्टी का जो ओनर था वो मिला। हम उनके साथ पूरा प्रॉपर्टी विजिट किए और बाद में सेल्स का अगेन अमाउंट निकला सामने। तो ओनर ने कहा हमने 76 लाख रुपीस प्रॉपर्टी का प्राइस रखा हुआ है। और मतलब जो सेलर था, मतलब जो बीच का सर्विस प्रोवाइडर था, वो चाचा जी का एक रिलेटिव, मतलब समझ लो कि दोस्त है वो। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस जो है इस इंडस्ट्री में कि भरोसे का गलत फायदा लोग उठाते हैं, उससे कैसे एक क्लाइंट बच सकता है? तो देखिए, ये तो इंडस्ट्री थोड़ा इससे आप बोल सकते हैं थोड़ा अफेक्टेड है जी। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। सो एक तो यहीं पर आता है ट्रांसपेरेंसी का। एज ए कंपनी हम कितना ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं अपने ट्रांजैक्शंस पे। जी। मान के चलिए हमारे क्लाइंट, एक हमारा प्राइमरी सेल्स होता है, जैसे कि डेवलपर का प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है उसका सेल करते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज होता नहीं, क्योंकि डेवलपर का अपना एडवर्टाइजमेंट्स होता है और लोगों को पता होता है कि प्राइस क्या है। यहाँ पर लोग चीट नहीं कर सकते। जैसे हमारे इंडस्ट्री के लोगों की बात करो जो करते भी, जो अब आपने बोला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीटिंग या मतलब फ्रॉड नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं प्राइस पता करने का। सो इसीलिए हमारे इंडस्ट्री के लोग भी अभी जो अनफेयर प्लेयर्स थे वो निकल गए हैं, जो फेयर प्लेयर्स हैं वो टिके हुए हैं, वही अचीव कर रहे हैं। सो इससे आपको एक तो वो चीज़ है। दूसरा चीज़ है जो सेकेंडरी सेल्स जो आपने बोले, किसी ने आया बोला कि मेरा एक प्रॉपर्टी आप उसको सेल कर दो। इसका 2 तरीका होता है। एक होता है कि कस्टमर आके, जो फ्लैट सेलर होता है, वो आपको बोलता है कि मेरे को एक प्रॉपर्टी सेल करना है, मेरा प्राइस है 1 CR फॉर एग्जाम्पल, आप उसको सेल करा दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने में सेल करते हो। तो वो कस्टमर को आप कितने में सेल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है।
उसमें आप फ्री हो वो करने के लिए, यू कैन डू दैट, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट हम हमेशा इस मॉडल ऑफ ट्रांजैक्शन को थोड़ा अवॉइड करते हैं। हमारा एक पॉलिसी हम रखे हैं सेकेंडरी सेल्स में, हम कि कोई प्रॉपर्टी सेल होता है तो हम बायर सेलर को एक जगह ला के बिठाते हैं, सो दैट दे वुड टॉक टू ईच अदर, सो दैट वो जो कंफ्यूजन आपके केस में हुआ, आप अभी बोले, वो ना हो। सो ये एक तरीका है उसको बंद करने का। बट फिर भी जैसे आप बोले ना सर, ये तो एक तरीके का प्रॉब्लम आप बोले, ऐसे मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं, मल्टीपल वेज ऑफ प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, कस्टमर्स फंसते हैं, डेवलपर भी फंसते हैं, कभी कभी हम भी फंस जाते हैं। सो हम अपनी बात करें तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम प्रॉपर्टी चूज करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट सेल करें, हम अपना ड्यू डिलीजेंस करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्रॉपर्टी चूज करें जो कि लिटिगेटेड नहीं हो, जो कि मार्केटेबल हो, जो कि कस्टमर का चॉइस का हो। सो हम कोशिश करते हैं कि हम सही प्रॉपर्टी अपने बास्केट पे लाएं जी। बट गारंटी तो नहीं है सर, हम भी इंसान हैं, गलती तो हमसे भी हो जाता है। सो कभी कभी रॉन्ग प्रॉपर्टी भी आ भी जाता है। बट वहाँ पर क्या होता है ना, हम अपना जान नहीं छुड़ाते हैं उसमें से, हम अपना पल्ला नहीं झाड़ते हैं कि नहीं चलो यार गलत हो गया, जो फंस गया उसको फंसने दो। हम कोशिश करते हैं कि जिन कस्टमर्स को हम उन प्रॉपर्टीज में घुसाएं, उनको किस तरह से निकालें वहाँ से, किस तरह से उनका वो जो रिस्क में चले गए उनको रिस्क फ्री करें। सो एक तरह से एज ए होल मैं बोलूँ कि हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हर हालत में कस्टमर के साथ रहें। अगर प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा टाइम दे कस्टमर को, उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर रखें, सो दैट उसको ना लगे कि उसने हमको फंसा के निकल गया। उस समय भी कस्टमर का साथ देना, यही वैल्यू प्रोपोजिशन है। यस एब्सोल्युटली। सो ये मैं बोलूँगा बहुत हद तक, काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। जी जी, थैंक यू सो मच सर। एक एडवाइस है, मैं चाहूँगा आपसे कि एक एडवाइस की ऐसे लोगों के लिए, जैसे आपने कहा कि मैन पावर नहीं मिल पा रहे हैं आज, तो उस टाइप के मैन पावर को जो सेल्स करना चाहता है लेकिन वो सेल्स करने से पहले डर जा रहा है और ये सोच ले रहा है कि यार अब मैं सेल्स के लिए नहीं हूँ, तो उस व्यक्ति को क्या आप लर्निंग प्रोसेस देना चाहेंगे कि वो अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है? एक जनरल कंसेप्शन है कि सेल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आप मुझे पूछिए, मैं तो 24 साल तक एक सेल्स में, आज भी आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए सेल्स मैन ओनली। सो मैं तो बोलूँगा सेल्स इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग्स। सबसे आसान अगर कुछ है वो सेल्स है। क्योंकि आज अगर कोई प्रोजेक्ट में देखता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा काम उस इंजीनियर से आसान है जो कि धूप में खड़ा होकर काम प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करता है जी। मेरा काम उस आर्किटेक्ट से आसान है जो कि मतलब पता नहीं कहाँ से डिज़ाइन ला के आता है कि जो कि कस्टमर को पसंद हो। उस अकाउंट्स के बंदे से पूछे जिसके पीछे लगे होते हैं मेरा पेमेंट करके। सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि सेल्स इज़ डिफ़िकल्ट जी। सेल्स इज़ एक्चुअली ईजीएस्ट नहीं बोलूँगा, बट डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि आसान तो कोई चीज़ नहीं होता है दुनिया में। बट इसमें ज़रूरत होता है क्या कि जो पहले भी मैं आपको बोला कि एक पेशेंस का ज़रूरत होता है। क्योंकि ओवरनाइट अगर आप सोचोगे कि मेरे को चाहिए कि सक्सेस, वो नहीं होगा। जैसे कि रिजेक्शंस की बात अभी कुछ देर पहले बोले, कस्टमर आपको रिजेक्ट करेगा, बट हर रिजेक्शंस में आप कुछ सीखोगे, लर्निंग है, आप कुछ लर्न करोगे, आप अगले कस्टमर के लिए वो चीज़ लेके जाओगे कि उस जगह पर जाके उस चीज़ पे ना फंसो फिर से। सो एक तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप डरना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। दूसरी बात है आपको अपने वर्क एथिक्स पे ध्यान रखना है। आपको अगर एक अच्छा इंसान की तरह लोग देखेंगे, अगर लोग देखेंगे कि आप एक वेरी गुड ह्यूमन बीइंग हो, तो आपके पास आने के लिए वो एक कंफर्ट जोन उनका होगा जी। क्योंकि वो अपने लाइफ लॉन्ग सेविंग्स को लेके आपके पास आ रहे हैं जी। वो डरेंगे नहीं आपके पास आने के लिए। बंदा अच्छा है, मेरे को चीट नहीं करेगा, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हो पाऊंगा। मतलब प्रोडक्ट तो बाद में आएगा, पहले तो ह्यूमन आएगा और उसका वो ट्रस्ट वैल्यू करता है। सो आपको अपने आप को साबित करना है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जी। आपके वर्क एथिक्स में उसको लाना है, आपको डिसिप्लिन ऑफ कोर्स लाना है। टाइम देते हो कस्टमर को तो टाइम पे पहुंचो, कस्टमर को खड़ा मत करो, क्योंकि आपका टाइम जैसे इम्पोर्टेंट है, कस्टमर का टाइम तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। सो आपको डिसिप्लिन बनना है, बस आई थिंक यही चीज़ आप फॉलो करो। ये आई थिंक मैजिक जैसा मेरे लाइफ में तो हुआ है ये चीज़। लोग मुझे लगता है कि लोग मेरे से बात करने के लिए पसंद करते हैं।
एंड मैं ये चीज़ अर्न किया हूँ इन टर्म्स ऑफ माई वर्क एथिक्स, माई डिसिप्लिन. सो एंड मेरे पास काफ़ी मैं सेल्स के बंदों को देखता भी हूँ जो कि इसी प्रोसेस से मेरे से भी ज़्यादा आगे गए हैं. सो जैसे मैंने बोला, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, दीज आर द थिंग्स. एक अच्छा इंसान एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है. यस सर, इस पॉडकास्ट का लास्ट सवाल कि आप पिछले 24 साल से सेल्स में हैं, जी. तो 24 साल पहले सेल्स का प्रोसेस आपने बताया और आज थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है लेकिन प्रोसेस सेम है. आने वाले समय पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो मार्केट को चेंज कर सकता है, तो सेल्स का फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है जो आज इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज अ सेल्स? मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, फिर भी मैं बताता हूँ कि देखिए, दुनिया हर 2 साल में मतलब 20 साल जैसे आगे चला जाता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. जी. जैसे मैंने बोला, लोगों के पास टाइम नहीं है. एंड दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आज की डेट में और 50-100 फ्लैट वाला प्रोजेक्ट बनता नहीं है. आजकल 600 फ्लैट वाला प्रोजेक्ट भी छोटा माना जाता है. बाप रे. जब 1500-2000 फ्लैट नंबर वाला फ्लैट वाला प्रोजेक्ट बनता है तो लगता है चलो एक आया प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट आया. सो उसको बेचने के लिए भी आपको जो ट्रेडिशनल तरीके से आगे जाना पड़ेगा. सो मैं जैसे देखता हूँ 5 साल 10 साल पहले वाला बात, आज का वाला बात काफ़ी फ़र्क है. आज के डेट में जैसे कि मैं 2015 की बात करता हूँ. 2015 में अगर महीने में हम लोग 10 फ्लैट बेच देते थे, लगता था बहुत अच्छा है. आज के डेट में महीने में 100 फ्लैट बेचते हैं, लगता है नहीं हुआ यार, इस बार अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम ही बढ़ गया है. जी. सो ये वॉल्यूम आगे चल के, जैसे आप 10 साल बाद की बोले, महीने का अगर लोग 1500 फ्लैट 1000 फ्लैट सेल करेंगे तो डोंट गेट सरप्राइज्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गया होगा उस लेवल तक. एंड करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक 2000-3000 फ्लैट वाला प्रोजेक्ट निकालते हो तो आपको उस पेस से फ्लैट बेचना भी पड़ेगा जो कि कैश फ्लो मीट करेगा प्रोजेक्ट को. सो टेक्नोलॉजिकली मैं तो देखता हूँ काफ़ी आगे जा रहा है रियल इस्टेट. आगे और पेस रैपिड वे में बढ़ेगा, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. सो हाँ, घूम फिर के इंसान काम करेंगे, रोबोट्स तो काम नहीं करेंगे, बट डिजिटल प्रोसेस आ जाएगा आपके हर स्टेप में, रियल इस्टेट के स्टेप में, जो कि आपको हेल्प करेगा वो पेस को बढ़ाने के लिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया. और आपको जितने भी सवाल पूछने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना. अगले पॉडकास्ट में हम वो सारे सवालों के साथ एक बार फिर से शक्ति मिश्रा सर के साथ अवेलेबल होंगे. थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.